दोस्तों आज हम अपने वीडियो में लाए हैं पेपर 4 सेक्शन सी गाला पेपर सॉल्यूशन का। यहाँ पर आपको पता होगा कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स मिलता है, यानी कुल 6 क्वेश्चन करने होंगे एग्ज़ाम में, जिसमें से हर क्वेश्चन का मार्क्स आपको 3 मिलेगा। टोटल 18 मार्क्स का ये आपका सेक्शन सी है। तो आइए समय को बर्बाद नहीं करते हुए सबसे पहले फटाफट हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू टी को राइट ले जाएंगे तो t+3 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉरी, यहाँ s/2 नहीं होता है बल्कि s/ क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, तो 3 और 2 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो जाता है। 3 का डिवाइड किया 2 का मल्टीप्लाई s पे 2s प्लस 2 3 6 3t इज इक्वल टू 6। इसको ज़रा हम और थोड़ा आगे ले जाते हैं तो हो जाता है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसे मैं 2 मान लेता हूँ और इसे मैं 1 मान लेता हूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसमें से हमने पहले से ही s की वैल्यू t के टर्म में फाइंड कर लिया है, उसको उठा के इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहाँ पर s होगा वहीं पे t+3 रख देंगे। लिखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब 2 में रखते हैं। 2s की वैल्यू 1 में है, t+3 यहाँ रखेंगे, t+3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है 2t और 2 3 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t 3t मिलके 5t हुआ इज इक्वल टू 36। 6 को राइट में किया तो माइनस हुआ, 5t इज इक्वल टू 30 हो गया। 5 6 30, t की वैल्यू क्या हो गया 6, यहाँ से t की वैल्यू मिल गई। अब हमको s की वैल्यू फाइंड करनी है तो s की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम चाहे 1 में चाहे 2 में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 में मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे s है, s इज इक्वल टू t की वैल्यू है 6 और प्लस 3 तो s की वैल्यू हो गई 9। ये हमारे आंसर हो गए, t इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3 एंड द सम ऑफ थ्राइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर इज 66, फाइंड दोज नंबर। इसमें कह रहा है कि 2 नंबर हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 नंबर हैं, इन नंबर में एक स्मॉलर है एक ग्रेटर है। तो सबसे पहले मैं स्मॉलर, हमको पता नहीं, मैं स्मॉलर मान लेता हूँ। लेट स्मॉलर नंबर बी x एंड ग्रेटर नंबर बी y। जो चीज़ हमको पता नहीं थी उसको हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सारा काम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ एकदम शॉर्ट ट्रिक में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 है। यानी कि जो बड़ा नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा वो बड़ा है तो उसमें से स्मॉलर को माइनस करेंगे। तो मतलब y में से हमने x को माइनस किया तो कितना आया 3, इसको 1 मान लीजिए, बराबर। सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ थ्राइस द स्मॉलर, यानी स्मॉलर का थ्राइस। स्मॉलर क्या है भाई, स्मॉलर x है, स्मॉलर क्या है x है, तो x का क्या हो जाएगा थ्राइस, और ग्रेटर का क्या ट्वाइस द ग्रेटर का क्या है ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई, और दोनों का सम कितना हो रहा है 66। देखिए हो गया, इक्वेशन 2 बन गया। अब इनको सॉल्व करना है तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के लिए करना क्या होता है, पहले वाले इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन में एक बार फिर लिखता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ या ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि
इस थ्राइस द स्मॉलर, तो थ्राइस द स्मॉलर एक्स और ट्वाइस क्या है, सॉरी ग्रेटर है तो ग्रेटर वाई है, यहाँ रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3x, 3 3 9, इसको फिर से लिखते हैं हम 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 66। दोनों का साइन डिफरेंस है, अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, 0 हो गया, ख़त्म हो गया, 3 2 मिल के 5y होगा। इसको हल करेंगे तो 66 और 9 मिल के कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, y की वैल्यू हो गया 15। देखो ग्रेटर नंबर मिल गया 15। अब स्मॉलर नंबर की बात आ रही है तो इस वैल्यू को उठा के 1 में रख दीजिए, मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 15, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 12, एक्स इज इक्वल टू 12 आ गया, यानी कि ये स्मॉलर नंबर हो गया, यही हमसे पूछा था। और ग्रेटर नंबर जो हमारा होता है ये हमारा ग्रेटर नंबर हो गया, ये हमसे पूछा था स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 एंड 350। देखिए फर्स्ट टर्म दिया है a इज इक्वल टू 17 एंड लास्ट टर्म दिया है 350। हमसे पूछ क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस भी दिया है, d इज इक्वल टू 9 दिया है। हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है कितने इसके अंदर टर्म्स यानी n की वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पूछा व्हाट इज दियर सम यानी कि Sn जो भी आएगा उसकी वैल्यू, उसका सम हमें से पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमको पता है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू है 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 9। 350 यहाँ 17 को लेफ्ट में लाते हैं, 17 इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई करते हैं 9n माइनस 9, इसको माइनस करते हैं तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ आता है 333, 9 आता है 9 इज इक्वल टू 9, 9 यहाँ 9n यहाँ लिखा जाता है। इसको जोड़िए, ऐड करिए, 9 3 12 3 1 4 340 इज इक्वल टू 9n, n इज इक्वल टू 342 अपॉन में 9 का डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27 एंड 27 हो गया, 9 8 जा 72। देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 9 3 जा 27 आता है, 8 2 और सॉरी 7, ठीक है, और 9 8 जा 72 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर आया 38। इसका मतलब यहाँ पे जितने टर्म्स को पूछ रहा है, टर्म्स हमारे 30 हो गए, 38 टर्म्स आ गए। ये तो जो पूछ रहा था एक आंसर हमको मिल गया। अब क्या पूछ रहा है, इन्हीं 38 टर्म्स का सम पूछ रहा है। तो आप समझिए सम के लिए होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगेगा। तो Sn कितना 38 का फाइंड करना, 38 इज इक्वल टू n जगह 38 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 17 है, प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 9। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको कट करेंगे तो आएगा 19, यहाँ हो गया 19 2 17 2 जा 32 प्लस यहाँ आएगा 37 इंटू 9, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसको 19 और इसके अंदर 34 प्लस, अब 37 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 333 आता है, करके देख लीजिएगा। और यहाँ होगा 19, इसको ऐड करेंगे तो 437 336 और 367 हो गया यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 367 में, तो टोटल आंसर हमारा S38 का आ जाता है, क्या आ जाता है 6973 करके देखिएगा, ये सम आ गया आपका। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करते हैं। लिखा है शो दैट द पॉइंट्स A4 5 B7 6 C4 3 एंड D1 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए इसको बोल रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम ने बनाया है इसके क्या है, ये इसके ये
वर्टिसेज हैं। क्या है इसके? वर्टिसेज हैं। देखिए यहाँ पे वर्टिसेज हैं तो यह एक पैरालेलोग्राम होगा। ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि अगर ए बी सी डी क्या है? पैरालेलोग्राम के एक वर्टिसेज हैं। अब ये इसके वर्टिसेज तब होंगे, आपको पता है पैरालेलोग्राम के लिए क्या होता है, जो अपोजिट साइड होते हैं उन दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। इसका मतलब क्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे हम? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरालेलोग्राम। ये समझिए आप। इसका मतलब हमको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड डी ए इज इक्वल टू सी बी। मतलब इस साइड को इसके इक्वल प्रूफ कर देना, इस साइड को इसके इक्वल प्रूफ कर देना है। तो आइए करते हैं, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी को पहले हम करते हैं। ए बी हो जाएगा रूट में ए बी, देखिए इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए, इसको x2, इसको y2। तो हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। मतलब क्या? 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए बी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए 7 में से 4 निकलेगा तो 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 10। एक वैल्यू हमको ये मिली। अब हम ए बी का, अब हम डी सी की बात करते हैं तो डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में, ये डी सी है ना, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 आप लेट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1। इसका मतलब यहाँ भी हो गया डी सी इज इक्वल टू रूट में 10। इसका मतलब यहाँ पर जो दो साइड थे, दोनों साइड क्या हो गए? इक्वल। हमने प्रूफ कर दिया, इक्वल है ही तो इक्वल आ ही गया। अब हमको क्या करना है? अब हमको डी ए करना है। किसको करना है? डी ए हो जाएगा रूट में, देखिए इसको x1 y1 माने, इसको x1 माने, इसको x2 y2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा x2 y2 इसके लिए, इस लाइन के लिए। तो वही हो गया 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे बचेगा 3 का स्क्वायर होगा 9 और यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 हो जाएगा रूट में 18 ही छोड़िए, डी ए इज इक्वल टू रूट अंडर रूट 18। चलिए एक वैल्यू ये हो गई। अब क्या दूसरी वैल्यू क्या है? सी बी या बी सी कहिए, सी बी भी कह सकते हैं या बी सी भी कह सकते हैं। मैं सी बी कर रहा हूँ। चलिए सी बी इज इक्वल टू रूट में, ये सी बी है, इसको x1 मानिए, इसको y1, इस यहाँ से देख लीजिए, वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा सी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी बचेगा 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब यहाँ भी सी बी इज इक्वल टू हो गया रूट में 19। अब आप समझिए, यहाँ पर आपको जो ए बी इज इक्वल टू डी सी दिया आया है, क्या है? ए बी इज इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि बोथ की वैल्यू रूट में 10 आई है। और यहाँ पर डी ए इज इक्वल टू सी बी आया है क्योंकि दोनों की वैल्यू रूट में 18 आई है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरालेलोग्राम। दोस्तों सब कुछ ठीक था। यहाँ पर हमको ऐड करने में 19 लिख दिया था, है वो 18 क्योंकि नीचे मैंने लिखा था। देखिए यहाँ पर रेशियो को फाइंड करना है जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो को हमें फाइंड कर देना है। और एक चीज़ और फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पॉइंट ऑफ डिवीज़न। जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है उसके भी कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड कर देना है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सपोज दैट यहाँ एक पॉइंट ये है, यहाँ एक पॉइंट बी है। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट हमने पी ले लिया। अब पी का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है और ये जो जिसमें कट कर रहा है, मान लीजिए M1 और M2 में कट कर रहा है तो M1 और M2 का रेशियो हमको फाइंड कर देना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 5 और यहाँ लिख देता हूँ -4 एंड 5। दूसरी बात कह रहा है कि यह लाइन सेगमेंट जो है x एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है। तो हम जानते हैं कि एट x एक्सिस
जो y की वैल्यू होती है 0 हो जाती है। सो कोऑर्डिनेट्स हमारा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे x पे तो x ही रहेगा, y पे क्या रहेगा 0। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे x और 0। यही x की वैल्यू हमें फाइंड कर देनी है, y तो 0 है ही। आइए सबसे पहले मैं m1 और m2 को फाइंड करके दिखाता हूँ। आप समझिए, आप जानते हैं यहाँ पर मैं ले रहा हूँ x और 0 इज इक्वल टू, फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 पहला होता है, और एक होता है y1 भी तो होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इतनी बातें आपको पता है। चलिए x को लेकर करते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा m1 x2, m1 तो m1 ही रहेगा, इसको आप x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 आप कंसीडर कर सकते हैं। तो m1 इंटू x2, m1 क्या है x2 है, तो x2 हमारा -4 है, देखते रहिएगा, -4 प्लस m2, x1 1 है तो 1 रख लिया, और m1 प्लस m2 यहाँ पे हो गया, कॉमा m1 y2, y2 कितना है 5 है, प्लस m2 y1 कितना है -5 है, अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे हमने इसको राइट कर दिया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, अरे x 0 होगा यहाँ पे, x और 0 इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, -4 m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 यहाँ हो गया, और ये हो गया 5 m1 माइनस 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2 यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया x और 0। अभी क्या करेंगे, हमको m1 और m2 में रेशियो फाइंड करना है, तो x को नहीं लेंगे हम, ये y वाले को, यानी 0, ये y का वैल्यू है, y का कोऑर्डिनेट है, तो y है, ये y के प्लेस पे है, तो y इसके बराबर होगा और x इसके इक्वल होगा, तो मैं इसको इसके इक्वल ले रहा हूँ। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा, तो ये यहाँ आके 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 5m1 माइनस 5m2 हो गया। 5m1 किधर लाएंगे तो -5m1 होगा, माइनस इज इक्वल टू -5m2 हो जाएगा, 5 कट जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बचेगा, तो m1 इज इक्वल टू m2, या इसको इधर लाएंगे तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 होगा। भाई यहाँ भी 1 मानिए और यहाँ भी 1 आप मान सकते हैं, तो जब m2 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आती, ये 1 राइट में जाएगा, इसका मतलब m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1:1। ये आपका रेशियो पूछ रहा है, तो ये रेशियो आपको मिल गया। आइए अब हम क्या बोल रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। y का, y जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट x y होता है, तो x नहीं पता है, y तो पता है, तो हमको x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, हम इस वैल्यू को ले लेते हैं, ये इसको लेते हैं, ठीक है ना, x को इसके इक्वल करते हैं, तो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, -4 इंटू m1 है 1 प्लस m2 भी है 1, 1 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 आ गया। इसका मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स पूछा था वो कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए, क्या हो गए, -3/2 एंड 0। एक आंसर आपका ये भी है और एक आंसर आपका ये भी है। आइए दोस्तों 43 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, डायमीटर ये है जो कि सेंटर से होके जाती है, और यहाँ पर दो इस तरह से लाइन है, ठीक है, टेंजेंट्स है। टेंजेंट का मतलब ऐसी लाइन जो कि इस सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच करती हुई जाती है, उसी को टेंजेंट लाइन कहते हैं, और जहाँ पे टच करती है उसे टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जो ए है टेंजेंट पॉइंट है, और जो लाइन टच करे ये पी क्यू, और यहाँ पे आर एस है, ये दोनों लाइन टेंजेंट लाइन कही जाती है। हमको बताना ये है कि ये पैरेलल है। क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू, टू प्रूव दैट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट
PQ पैरेलल टू RS। आप समझिए करना क्या है। एक थ्योरम है 10.1, उसमें कहा गया कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर यहाँ से ये जो रेडियस होता है, क्या होता है, जो रेडियस होता है, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कोई लाइन, जो लाइन होती है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो लाइन होती है, जहाँ पे कांटेक्ट कर रही है, जहाँ पे कांटेक्ट कर रही है, वहाँ से वह 90 डिग्री का एंगल उस साइड और 90 डिग्री का एंगल इस साइड, दोनों साइड और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और हमको यहाँ प्रूफ करना है कि तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो OA परपेंडिकुलर PQ एंड OA परपेंडिकुलर PQ एंड OB परपेंडिकुलर RS। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे देखिए जो एंगल हमको मिलेगा, एंगल OAP एंड एंगल OAQ, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर भी है, और वहाँ पर भी देखिए OB परपेंडिकुलर RS, तो इसका मतलब हो जाएगा एंगल OBR इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल OBS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब 90 डिग्री वाले एंगल हो गए। और जब सब 90 डिग्री वाले एंगल हो गए तो आप भाई समझिए, क्या समझेंगे, देखिए अगर यहाँ पर ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, अगर ये लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ से दो लाइन जा रही है, अगर यहाँ पे आप मान लीजिए, क्या मान लेंगे कि इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में सेम हो जाते हैं तो दो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है। तो समझिए अगर यहाँ से मैं इसको लेता हूँ, एक ऐसी लाइन जाती है और ये लाइन यहाँ आती है, यानी कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल की इक्वल होना चाहिए। हम लिख सकते हैं एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OBR। क्यों, यह है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमारे एंगल प्रूफ हो गए। जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर है, या इसको भी लेते हैं, यह एंगल को हम इस एंगल की इक्वल करेंगे तो भी वो 90 डिग्री दोनों हैं और दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं हैंस PQ पैरेलल टू RS। यही हमको प्रूफ करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। आइए दोस्तों, वीडियो को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए हैं। लिखा है द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 17 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ए कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल टचेस द इनर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड। देखिए यहाँ पर दो सर्कल है, एक थोड़ा बड़ा होगा और एक छोटा होगा, और दोनों का सेंटर सेम होगा, दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए थोड़ा इसको मैं इस तरह से मिला देता हूँ, जो बड़े वाला, जो बाहर वाला जो आपका सर्कल है उसका जो कॉर्ड है वो बीच अंदर वाले सर्कल को टच करती हुई जाती है। मान लीजिए P पे टच कर देती है, इसको हम AB मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। और जो रेडियस है छोटे वाले की जो रेडियस है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले की जो रेडियस है वो 17 सेंटीमीटर है। यानी OA इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर और OP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड करना है AB की वैल्यू फाइंड करना है। तो AB की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम AP की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। अगर AP की जो वैल्यू आती है उसका डबल कर देते हैं तो AB हो जाता है। ये 90 डिग्री है, बस सीधी सी बात है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इन ट्राइंगल OAP में क्या है, देखिए ये हमारा हाइट है, यानी कि हाइट है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है। दो चीज़ें पता है, बेस हमको पता करना है, तो बेस इज इक्वल टू होता है इन द रूट OA का स्क्वायर माइनस OP का
स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा, OA की वैल्यू है 17 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस OP की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 7 जा 289 होता है। कितना होता है? 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम माइनस कर देते हैं तो बचता क्या है? यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये होगा 15 सेंटीमीटर। मीन्स AP की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। तो हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है। AB कॉर्ड है तो AB इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई AP। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 15 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाता है। यही जो कॉर्ड पूछा था, कॉर्ड की ये लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर। दोस्तों सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 45, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 37। मोड दिया है 37, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। यहाँ पे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी x दिखाई दे रहा है, इसी को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है उसको आप इस तरह से एक बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिए। इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो मोड होता है, मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ये होता है मोड का फार्मूला और मल्टीप्लाई यहाँ पे x होता है। अभी हमको यहाँ पे L फाइंड करना है, F1 F0 F2 और H सबको हमें लिखना है। हम करेंगे क्या, इसको हमने जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने ले लिया। अब जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसको हम F1 मानते हैं, इसके ऊपर वाला F0 होता है और नीचे वाला क्या होता है? F2 होता है। इसीलिए हमने इसको बॉक्स के अंदर बंद किया और यहाँ से L और H मिलेगा। देखो कैसे, L जो होता है ये जो हमारा क्लास है, क्लास का जो छोटा वाला पार्ट होता है, छोटा वाला जो नंबर होता है वो L होता है। H जो होता है क्लास के अंदर कितने का डिफरेंस है, यानी कि 10 का डिफरेंट है, तो H की वैल्यू 10 हो गई। F1 हमारा 18 है, F0 हमारा x है, F2 हमारा 15 है। अब हम फार्मूले में रखते हैं, मोड हमको दिया गया, कितना दिया गया है? 37 इज इक्वल टू L की वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू 18 माइनस x अपॉन 2F1 F1 18 2 जा 36 माइनस x माइनस 15 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये 15 हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई 10 हो गया। 30 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा, 7 और 10 इधर आएगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक, 10 को लाओ ना, अपॉन में हो गया। ऊपर हो गया 18 माइनस एक्स अपॉन, इसको इसमें से इसको माइनस करते हैं तो यहाँ बचता है हमारा 121 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस 7x और 10 का 18 में होगा तो 180 माइनस 10x बराबर। इतनी चीज़ें यहाँ पे हुई। अब माइनस 7x यहाँ है, 10 आएगा तो प्लस 10x होगा। यहाँ 180 राइट में ही है, 17 को लाएंगे 147 को लाएंगे तो माइनस होगा। माइनस करेंगे तो यहाँ होगा 3x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 3 और यहाँ बचा हमारा 7 में से 4 जाएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे 11। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो x इज इक्वल टू 11 हमको मिल गई और ये क्वेश्चन का आंसर भी है। दोस्तों यहाँ नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हैं देख लीजिए। ब्लू कितने हैं? 3 हैं। वाइट कितने हैं? 2 हैं। और रेड कितने हैं? 4 हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल यहाँ पे हमारे 4 2 6 3 9 हो गए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा है वाइट की, तो P वाइट इज इक्वल टू, वाइट कितने? 2 अपॉन में टोटल लिखा जाता है 9। नंबर 2 क्या है? ब्लू, P ब्लू इज इक्वल टू कितना है? ब्लू, ब्लू हमारा है 3 अपॉन 9, कैंसिल हुआ 3 1 जा 3 3 3 जा 9 यानी कि 1 अपॉन में 3। और थर्ड वाला हमारा है P
रेड पूछ रहा है तो पी रेड इक्वल टू 4 और टोटल 9, ये आपके प्रोबेबिलिटी मिल गए। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। ये सेक्शन सी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आगे हम और भी क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। अब इसका सेक्शन सी बचा है, डी बचा है, और पेपर नंबर 5 और 6 करने के बाद टाइम मिलता है तो साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्शन डी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।